बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट टेल मी मामा, क्या तुम वाकई एंगेज्ड हो? ज़ैनब को जवेरिया के इंकिशाफ पर जैसे करंट लगा। मामा ने मलामती नज़रों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माजरत ख़ाना अंदाज में उसे देख रही थी। इसे नहीं, मुझे देख कर बताओ, क्या वाकई तुम एंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बार उसे कुछ झिड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज वाक़या तो नहीं है कि तुम इस तरह रिएक्ट करो, मामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थीं और अपनी तरफ से हत्तल मकतूर सरगोशियों में बातें कर रही थीं। मगर तुम्हें तो हमें बताना चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो मैंने नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती। और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुज़र चुके हैं, मामा ने वज़ाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी मामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह पर था। मामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूँगी, और किसी को बताऊँ या ना बताऊँ, तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। वेरी फ़नी, ज़ैनब ने घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो हम तुम्हें कोई तस्वीरें वग़ैरह ही हमें लाकर दिखा दो मौसूफ़ की, कि है कौन, नाम क्या है, क्या करता है? राबिया ने हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कज़न है, असजद नाम है, मामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। एमबीए किया है उसने और बिजनेस करता है। शक्ल व सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। मामा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लंबा है, डार्क है, हैंडसम है। इस बार मामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। मामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है, वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है, जवेरिया ने इस बार मामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, आखिर वो मामा का फर्स्ट कज़न है। अब मामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें इसकी तस्वीरें लाकर दिखाओ, ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले चलो, राबिया ने मदाखलत करते हुए कहा। फिलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। मामा एकदम खड़ी हो गई और वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जवेरिया ने माजरत खाना अंदाज में कहा। इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा, इसकी नज़रों में तंबीह थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती, ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ से कहा। मामा ने इस बार किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के उस 2.5% हिस्से में शामिल है जो 150 प्लस से ज़्यादा का आईक्यू लेवल रखते हैं। इस आईक्यू लेवल के साथ वो जो कुछ कर रहा है वो गैर मामूली सही, मगर गैर मुतवक्को नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी को वहाँ बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ आईक्यू टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने इनके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 प्लस का आईक्यू लेवल वाला पहला वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था। दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफ़ेशनल नहीं, ज़ाती थी। अपने करियर में वो पहली बार इस आईक्यू के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है। सालार उस वक़्त सिर्फ़ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की बनिस्बत ज़्यादा साफ़ लहजे में बातें करता था और बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो इनकी बीवी अक्सर हैरान हो जाते थे। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे, तो सालार इनके पास खड़ा था। वो इस वक़्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के फ़ौरन बाद उन्होंने सालार को
फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। पहले उनके ज़हन में यही आया कि वो झूठ-मूठ फ़ोन पर बातें करने की एक्टिंग कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने मुझे फ़ोन करने के लिए नहीं कहा, मैंने खुद किया है। वो उसके अगले जुमले पर चौंके। सालार किससे बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उससे ले लिया। उनका ख्याल था कि उसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर वो नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया, दूसरी तरफ उनके भाई ही थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सालार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है, उनके भाई ने दूसरी तरफ से कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल है उसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सेट पर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सालार खामोशी के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ था। रिसीवर नीचे रखते ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान उसे देखने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ वो एक लम्हे के लिए दम बखुद रह गए। 2 साल के बच्चे से ने ये तवक्को नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। सालार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी के झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या नंबर है? इसने भी रवानी के साथ वो नंबर फिर दोहरा दिया। उसका चेहरा देखने लगे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि वो गिनती की आदाद उससे वाकिफ होगा। फिर वो नंबर, तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखे। कैसे? अभी आपने मिलाया था, सालार ने इनको देखते हुए कहा। तुम्हें गिनती आती है? हाँ। कहाँ तक? 100 तक। सुनाओ। वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में उसने 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बल पड़ने लगा। अच्छा, मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुम उसे डायल करना, उन्होंने रिसीवर उससे लेते हुए कहा। अच्छा। सालार को ये एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। सिकंदर उस्मान ने एक नंबर मिलाया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सालार ने फौरन रिसीवर इनसे पकड़कर इन्हीं की तरह रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा था। वो वाकई वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने यके बाद दीगरे कई नंबर मिलाए और फिर सालार ने वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने उसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले उसे चंद किताबें लाकर दी थी और कल एक बार ऐसे ही उसके सामने 100 तक गिनती पढ़ी थी, उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तिफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सालार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा और वो सुनाता गया। इनकी बीवी हक्का बक्का उसे देखती रही। दोनों मियाँ बीवी को ये अंदाज़ा हो गया था कि इनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहियतें रखता है और यही वजह थी कि इन दोनों ने अपने बाकी बच्चों की निस्बत उसे बहुत जल्द ही स्कूल में दाखिल करवाया था और स्कूल में भी वो अपनी इन गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्द दूसरों की नज़रों में आ गया था। इस बच्चे को आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। आम बच्चों की बनिस्बत ऐसे बच्चे ज़्यादा हसास और पेचीदा फितरत के मालिक होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए, तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया होगा। ना सिर्फ ख़ानदान के लिए, बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी इस गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़ी फ़खरिया अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सालार को ज़्यादा अहमियत देने लगे थे। वो इनकी सबसे चहेती औलाद था और उन्हें इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और दूसरी टर्म के बाद इससे अगली क्लास में, और इस वक्त वो पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे कि सालार 8-10 साल की उम्र में ओ लेवल्स या ए लेवल्स कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था, यही होना था।
میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا جانے لگا۔ چیس، ٹینس، گولف اور میوزک وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا اسپورٹ اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ، پروفیسر عدنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کا مخاطب کر کے کہا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں پروفیسر عدنان کے لیکچر بھی کچھ سمجھ نہیں آتے؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے۔ اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی اور ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغی نہیں ہوتی جا رہی ہو؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھنے بیٹھی ہوئی تھی مگر کتاب پر نظر بھی نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ نے سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، صرف اسٹڈیز کی وجہ سے ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی۔ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی؟ جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب وہ زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں خیریت تو ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسد کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اسد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک ہو سکتے ہیں۔ جویریہ کے بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں بتائی نہیں؟ پھر تم اس طرح مجھ سے مجرم کی طرح سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی۔ شاید تم مجھے اپنے مسئلے نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ جویریہ کچھ نادم ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھولی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جماہی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھی، وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکال لی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔
उस वक्त उस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। उसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर इसका कदो-कामत और हुलिये ने इसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। उसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी, और जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो उसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर लपेट कर सख्ती से गिरहें लगानी शुरू कर दी, और इस वक्त तक लगाता रहा जब तक कॉइल खत्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा सिरा वापस खींचकर उसने उसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ी, और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए उसने अपने पैरों के गिर्द रस्सी को बहुत मजबूती के साथ उसने 2 फंदे बनाए। फिर उचक कर पुल की मुंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए उसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में से दायां हाथ गुजारा, और फिर बाएं हाथ के साथ उसने वो फंदा खींचकर कस दिया। इसके बाद उसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से उसे कस दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने पुष्ट के बल खुद को पुल की मुंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ उसका सर पानी से टकराया और कमर तक का हिस्सा पानी में डूब गया, और फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इस तरह लटका हुआ था, इसके बाजू पुष्ट पर बंधे हुए थे और कमर तक धड़ पानी के अंदर था। बोरी में मौजूद वजन यकीनन इसके वजन से ज्यादा था। यही वजह थी कि बोरी इसके साथ नीचे नहीं आई और वो इसी तरह लटक गया। इसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते ही उसने आंखें खुली रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पानी गदला था और उसमें मौजूद मिट्टी इसकी आंखों में चिपकने लगी। इसने आंखें बंद कर ली। इसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। इसने एकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से इसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। अब वो बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर वो न अपने बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और न ही अपना जिस्म को उठा सकता था। इसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने इसे पुल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए इस तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। इसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थीं। पुल पर खड़े लोग खौफ के आलम में इस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हुजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वो वजूद अभी भी साकित था, सिर्फ पानी से उसे हरकत दे रहा था, किसी पेंडुलम की तरह आगे पीछे आगे पीछे। राबिया, जल्दी से तैयार हो जाओ। राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा। मामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने उसी तेज रफ्तारी के साथ स्त्री का प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे कौन पूछ रहा है? तुम्हें तो हम बता रहे हैं, राबिया ने उसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया कि मैं कहीं नहीं जा रही, उसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर, राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। अमामा ने एक लहजा के लिए अपनी आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को हम रास्ते से पिक करेंगे। अमामा किसी सोच में डूब गई। तुम तो बहुत डल होती जा रही हो मामा, राबिया ने कदरे नाराज़गी के साथ कहा। हमारे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया तुमने। आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूँ, इसलिए सोना चाह रही हूँ, इमामा ने बाजू हटाकर उसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद जवेरिया भी अंदर आ गई। वो भी उसे साथ चलने के लिए मजबूर करती रही, मगर अमामा की जबान पर एक ही रट थी, नहीं मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो मजबूरन उसे बुरा भला कहते हुए वहां से चली गई। रास्ते में उन्होंने ज़ैनब को उसके घर से पिक किया और ज़ैनब को पिक करते हुए जवेरिया को ख्याल आया कि उसके बैग के अंदर का इसका वॉल्ट नहीं है, वो उसे हॉस्टल ही में छोड़ आई है। वापस हॉस्टल चलते हैं, वहां से वॉलेट लेकर बाजार चलेंगे। जवेरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल चली आई, मगर वहां आकर उन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये इमामा कहाँ है? राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है? वो तो कह रही थी कि उसे सोना है, जवेरिया ने कहा। हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चली गई, राबिया ने ख्याल जाहिर किया।
وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہائی ہیلو تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا، اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے اور اب اس طرح سے غائب ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئی امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے دونوں کو ساتھ پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی ہوئی تھیں؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو وہ یہاں نہیں تھا، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس راستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا تھا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ یہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں۔ زیادہ تر کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموشی۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں۔ زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پرٹیکولرز موجود ہیں، پھر آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سائیکالوجسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکلو انالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکلو انالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا، اس کا آئی کیو لیول 150 پلس کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن میں وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور 1 بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کے کچھ ربز اور بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچرز ہوئے۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھنے لگے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈبونے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔
पुल पर खड़े लोगों ने उसे रस्सी समेत बाहर खींच लिया था, जिसके साथ बांध कर उसने खुद को नीचे गिराया था। और इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज्यादा थी कि इसने खुद को पानी में गिराया था। इसके बाद माँ बाप को फिर यकीन नहीं आया। सालार का बयान ये था कि कुछ लड़कों ने इसकी गाड़ी को पुल के पास रोका और फिर उसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जिस तरह वो बंधा हुआ था, उससे तो यूं ही लगता था कि उसे वाकई बांध कर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्ते इसके बताए हुए गए हुलियों वाले लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड्स इसके साथ तानियात कर दिया, जो 24 घंटे इसके साथ रहता था। मगर तीसरी बार वो अपने माँ बाप की आंख में धूल नहीं झोंक सका। ख्वाब आवर गोलियों की एक बड़ी तादाद को पीस कर उसने खा लिया था। गोलियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मैदा वॉश करने के बावजूद अगले कई दिन वो बीमार रहा था। इस बार किसी को भी गलत फहमी नहीं हुई। उसने खानसा माँ के सामने इनकी गोलियों का पाउडर दूध में डालकर पिया था। सिकंदर उस्मान और तैयबा सिकंदर शॉक्ड रह गए थे। पिछले दोनों वाकयात भी इन्हें बुरी तरह याद आ गए थे और वो पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले इसकी बात पर एतबार क्यों किया। पूरा घर इसकी वजह से परेशान हो गया था। इसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और खानदान हर जगह खबरें फैल रही थीं। वो इस बार इस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर ये वो बताने पर तैयार नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया है। भाई बहन, माँ बाप, उसने किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। सिकंदर ए लेवल्स के बाद इसके बड़े दो भाइयों की तरह उसे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे कि उसे कहीं भी ना सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, बल्कि स्कॉलरशिप भी। लेकिन इसके सारे प्लान्स जैसे भग करके उड़ गए थे। अब वो इस साइको एनालिस्ट के सामने मौजूद था, जिसके पास सिकंदर उस्मान ने अपने एक दोस्त के मशवरे पर भेजा था। ठीक है सालार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सालार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ? खुदकुशी की 3 कोशिशें तुम कर चुके हो। कोशिश करने और मरने में बड़ा फर्क होता है। तीनों दफा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकुशी कह रहे हैं, मैं उसे खुदकुशी नहीं समझता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मौत की तकलीफ कैसी होती है। उसका चेहरा वो देखने लगा, जो बड़े पुरसुकून अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते थे? बस ऐसे ही, क्यूरोसिटी। समझ लें, साइको एनालिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर इस 150 प्लस आईक्यू लेवल वाले नौजवान को देखा, जो अब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस खत्म नहीं हुआ? ओह, तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला। और अब तुम चौथी बार भी कोशिश करोगे? यकीनन। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब?